नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में ऑफिसर बन गए हैं। इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में अफसर बनेंगे। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट्स चेटवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते आए तो सामने दर्शक दीर्घा में बैठे परिजनों ने उनकी हौसला अफजाई की। आईएमए से परेड के बाद सेना में बतौर लेफ्टिनेंट सेवा का पहला कदम यहां से भरकर निकले हैं। आईएमए से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेट्स में से 39 विदेशी कैडेट्स हैं। 355 भारतीय कैडेट सेना के अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली। का स्वागत करेगी और उन्हें सलाम मिलेगी। परेड में आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के। और इसी पर बातचीत करने के लिए सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सतेंद्र, अगर आईएमए की बात की जाए, हर साल यहां से सेना के अधिकारी निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर सेना में सर्व करते हैं, और आज एक बार फिर से गर्व का क्षण था जब 394 कैडेट्स, जिसमें से 39 कैडेट्स विदेशी थे, यहां से पास आउट होकर अब सेना में भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या पासिंग आउट परेड खत्म हो चुकी है और आज इसके हाईलाइट्स क्या रहे? किसे सबसे बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड दिया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज पासिंग आउट और जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं निकलेंगे। इसके बाद में अभी आप चलिए सतेंद्र, आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको बता रहे थे कि आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई है, जिसमें 394 कैडेट्स आज भारतीय सेना में शामिल हो गए, जिसमें से 39 कैडेट्स विदेशी हैं। देश को जहां 355 और 10 मित्र देशों को 39 जेंटलमैन कैडेट्स ये आज अपनी अंतिम परीक्षा यानी कि चेटवुड बिल्डिंग से अंतिम पग होते हुए अब चेटवुड बिल्डिंग के अंदर निकल गए हैं, और ये जेंटलमैन कैडेट्स अब कुछ दिनों बाद अपनी अपनी बटालियनों में जाके लेफ्टिनेंट का पद संभालेंगे और देश की रक्षा करेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सतेंद्र बर्थवाल, न्यूज 18 आईएमए देहरादून। और नैनीताल में शिक्षा विभाग ने एक अजीबो गरीब आदेश दिया। दरअसल नैनीताल में इन दिनों भयंकर जाम लग रहा है और शिक्षा विभाग ने अपने 5 टीचर क्लर्क को ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया और डीएम के आदेश का उन्होंने हवाला दिया। इन दिनों सरोवर नगरी में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है और जान के झांस से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में 5 ऐसे टीचर लगाए गए हैं जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। और सहस्त्रताल ट्रक हादसे के बाद प्रशासन जागा है। ट्रैकिंग के लिए एसओपी बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी के डीएम ने ये आदेश जारी किए हैं। सहस्त्रधारा ट्रैक पर हादसा हुआ था। ट्रैक में 9 ट्रकर्स की मौत हो गई थी। एडवेंचर कंपनी के खिलाफ अब इसे लेकर एफआईआर भी हो गई है, लेकिन अब एसओपी को लेकर सख्ती से आदेश दिए गए हैं ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। प्रशासन ने ट्रैकिंग के लिए एसओपी बनाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के डीएम ने यह आदेश जारी किया। हम आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रकर्स की मौत हो गई थी। एडवेंचर कंपनी के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है और साथ ही साथ जो एसओपी है उसे बनाने के डीएम की तरफ से निर्देश भी दे दिए गए हैं।
और केदारनाथ में थार गाड़ी से वीआईपी यात्रियों को घुमाने के मामले का मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने डीएम रुद्रप्रयाग को सख्त निर्देश दिए कि थार में वीआईपी लोगों को घुमाने की अनुमति देने वाले अधिकारी पर एक्शन ले। राधा रतूड़ी ने कहा कि थार का प्रयोग दिव्यांग, घायल और बाकी लोगों के लिए किया जाए। दिव्यांग घायलों के लिए थार है, ना कि वीआईपी को घुमाने के लिए थार है। और ऐसे में अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो राधा रतूड़ी ने अब इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और 9 जून को शाम के 7:15 पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि तीसरे कार्यकाल में देश अब तेजी से आगे बढ़ेगा। और देहरादून के बल्लूपुर में ओएनजीसी रोड पर एक लड़की ने खुद अपनी स्कूटी पर आग लगा दी और वहां से चलती बनी। देखते ही देखते स्कूटी आग का गोला बन गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। चश्मदीदों के मुताबिक इस स्कूटी पर एक लड़का और एक लड़की सवार थे। दोनों में पहले आपस में बहस हुई, फिर लड़के ने लड़की का मोबाइल सड़क पर पटक दिया। इसके बाद लड़की ने स्कूटी की टंकी का ढक्कन खोला और उसमें जलती माचिस डाल दी, जिसके बाद उसकी स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्री नदी में डूब गया। राजस्थान का तीर्थयात्री अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नहा रहा था और इसी दौरान वो नदी में डूब गया। तस्वीरों में आप अभी देखेंगे कि किस तरह से युवक नदी में नहा रहा था और फिर वहां पर अचानक वो डूबने लगा, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। रामनगर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टस्कर हाथी आबादी वाले इलाके में बहुत करीब जा पहुंचा। इस हाथी को वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जंगल की ओर खदेड़ा और इस दौरान हल्द्वानी रोड का ट्रैफिक बहुत देर तक दोनों ओर से स्मृति वन के पास रोक दिया गया। तो आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके की तरफ बहुत अंदर तक टस्कर हाथी आ गया था। बाद में इसे किसी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद जंगल की तरफ भेजा गया, लेकिन तब तक दोनों तरफ काफी ज्यादा ट्रैफिक जमा हो गई थी। रामनगर के रिंगौड़ा में एनएच 309 के पास ही घास काट रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बताया जा रहा है कि आम डंडा खत्ता के कुछ महिलाएं शाम को घास काटने के लिए लकड़ी बीनने जंगल गई हुई थी। तभी रोड के पास ही घास काट रही लीला देवी पर बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। मामला कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का है। टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया। फिलहाल में हॉस्पिटल लेकर आया। अच्छा, रोड पे ही हमला किया है? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर। अच्छा, मतलब ये रामनगर गर्जिया रोड पे? रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगौड़ा खत्ते से 200 मीटर इधर की बात है। हम घास काट रहे थे, एकदम आया हो इस पर, फिर मेरा तरफ आया हो, फिर मैंने हट करा तो इसको मैंने ऐसा पकड़ा, मैं घसीट के इसको रोड में लाई। बिल्डर सत्येंद्र सानी सुसाइड मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका खारिज कर दी गई है। 2 भाई 25 मई से सुद्धवाला जेल में बंद है। अब बचाव पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। दोनों बंधुओं पर सत्येंद्र साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। और ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच मारपीट के वीडियो के वायरल होने के बाद मुनि की रेती पुलिस एक्शन में आ गई है। वीडियो की पड़ताल के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में राफ्टिंग गाइड और पर्यटक के बीच ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर मारपीट हो गई।
वीडियो 29 मई का बताया जा रहा है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और रविवार को दिल्ली में शपथ लेने जा रही एनडीए सरकार से उत्तराखंड के युवाओं को उम्मीद बंधी है कि जिस अग्निवीर स्कीम में सेना में जाने के मौके कम कर दिए थे, उसको लेकर शायद कुछ फैसला हो। उत्तराखंड में अग्निवीर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में परवान चढ़ता नहीं दिखा। ये बात अलग है कि अग्निवीर को लेकर युवाओं में अंडर करंट अभी भी है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी में जाके उसको ज्वाइन करूं, पर जब से सरकार ये अग्निवीर योजना को लाई है तब से मेरा मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाके परमानेंट नौकरी करूं। पर जब से सरकार ये 4 साल की अग्निवीर योजना लाई है तब से मेरा मनोबल गिरा हुआ है। आज की स्थिति यह है कि पहले से साथ वाले हमारे बहुत सारे आर्मी के उससे दौड़ने के लिए आते थे, वो सोचते थे कि हम भी आर्मी में जाएंगे। और अब जब से अग्निवीर योजना आई है तब से आर्मी में जो लोग आने चाहते थे हमारे साथ के, वो लोग कोई नहीं आ रहा है। हल्द्वानी के नीरज जीना अपने दोस्त निखिल जोशी के साथ रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सेना में भर्ती हो सके। ये दोनों सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की अग्निपथ योजना से परेशान हैं। उत्तराखंड से बड़ी तादाद में युवा भारतीय सेना में जाने का सपना संजोते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद स्थिति बदल गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यूपी, बिहार, राजस्थान में अग्निवीर को लेकर कैंपेन चलाया और उसका असर भी दिखा, लेकिन उत्तराखंड में मुद्दे की आहट कम सुनाई पड़ी। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कहते हैं कि अग्निवीर को लेकर उत्तराखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। जब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अग्निपथ का विरोध हो रहा था, यहाँ पर ना के बराबर हुआ, सिर्फ कांग्रेस के नेता हरीश रावत उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि ये मुद्दा था या इससे हमें ज़्यादा जो फायदा होना चाहिए था नहीं हुआ, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो गलत योजना है उस गलत योजना को समाप्त होना चाहिए, युवाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल चुनाव के बाद अग्निवीर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे बड़ी वजह है केंद्र में आ रही गठबंधन सरकार। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अग्निवीर को लेकर बात रखी है। युवा भी उम्मीद कर रहे हैं, क्या पता गठबंधन का धर्म निभाते हुए अग्निवीर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तरकाशी में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं और पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर योजना को लेकर एनडीए की नई सरकार से इस योजना को खत्म करने की मांग की। दरअसल पूर्व सैनिकों का कहना है कि युवाओं में इस योजना के कारण सेना में जाने के लिए पहले जैसा जोश देखने को नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर युवा भी इस योजना को खत्म कर पहले की तरह सेना की भर्ती प्रक्रिया करवाने की मांग कर रहे हैं। 2022 से पहले होती थी, 2020 में हुई। 2020 से पहले जो भर्ती प्रक्रिया होती थी उस प्रक्रिया से कई युवा भर्ती हुए थे, जो कि 2022 के बाद इस अग्निपथ योजना के कारण युवाओं के अंदर जो जुनून जज्बा था वो खत्म होने लग गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये अग्निवीर जो स्कीम है इसको बंद कर दिया जाए। इससे जो युवाओं के अंदर जो जोश है, जो आर्मी में जाने का जुनून है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 4 साल के बाद जो भी अग्निवीर रिटायर होकर घर आएगा उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड बीजेपी के 150 अधिकारी शामिल होंगे और वहीं मंत्री भट्ट ने कहा है कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। अगला प्लान क्या है? अब उत्तराखंड में किस तरीके से विकास को रफ्तार मिलेगी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमने हैट्रिक बनाई है, 5 लोकसभा हमने अच्छे मार्जिन से जीती है। उत्तराखंड के जनमानस में मोदी जी द्वारा जो क्षेत्र प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उसकी छाप इन चुनाव में झलकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी इन 5 वर्षों के अंदर उत्तराखंड राज्य जो केंद्र से अपेक्षा कर रहा है उस अपेक्षा की पूर्ति होगी। और क्योंकि अब तो 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा, 8 सांसद हमारे छोटे से राज्य से हैं, हम सब मिलकर राज्य के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए केंद्र से जो योजनाएं आनी है,
उन योजनाओं को लाने में हम सब लोग सक्षम सार्थक सिद्ध होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड वास करता है, किसी चीज की कमी रहने वाली नहीं है। मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड की क्या भूमिका नजर आने वाली है, क्या आपको उम्मीद है? देखिए, मैंने कहा ना कि मोदी जी के विजन में उत्तराखंड राज्य रहता है। हमेशा ही जब भी सरकार का गठन हुआ केंद्र के अंदर, उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व हमेशा मिला है। मुझे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, और हम तो उत्साहित हैं। बाकी हम तो मोदी जी को भी अपना ही समझते हैं। देश भर के अंदर उत्तराखंड के अनेकों लोग निवास करते हैं, उन सब के प्रति भी हम कह सकते हैं जहां जहां उत्तराखंड के कार्यकर्ता या समर्थक रहते हैं, उत्तराखंड वासी रहते हैं, उन्होंने सब मोदी जी के प्रति स्नेह का भाव रखा है। तो पूरा विश्वास है उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा प्रतिनिधित्व इस बार मिलेगा। आज कांग्रेस CWC की बैठक करने जा रही है, हार पे मंथन करेगी, खासकर उत्तराखंड इसमें अहम होगा क्योंकि पांचों की पांचों सीट उसने तीसरी बार हारी है। क्या देंगे उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सुझाव? नहीं, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस से मेरा इतना ही कहना है कि अगर उसको थोड़ा बहुत विपक्षी भूमिका में रहना है तो ऐसे मामले जो जनता जिनका समर्थन करते का विरोध करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। UCC का विरोध करना, जर्मन धर्मांतरण का विरोध करना, नकल अध्यादेश का विरोध करना, महिला आरक्षण का विरोध करना, तो विरोध के लिए राजनीति करना ये उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के नेताओं का एक सिद्धांत बन गया है। और वही कारण है कि जनता उनको हर बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। बड़ी संख्या में भी कांग्रेस के जो अनेकों जनप्रतिनिधि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं। और अब तो क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में बार बार सत्ता विहीन हो जाती है तो कांग्रेस का हर्ष क्या होता है हम सब लोग अब आगामी दिनों में देखेंगे। अभी जो UCC की बैठक है, मेरा इतना ही कहना, अपने विधायकों को, सांसदों को इतना जरूर कहेंगे भी कांग्रेस न छोड़े, क्योंकि हमेशा सबसे पहले कोई दल अगर टूटता है तो कांग्रेस होती है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का अभाव है। अभी जो नेता का चयन करे संभल के करे, जिससे कम से कम भी ये अपेक्षा रखनी देश के अंदर विपक्ष बना रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उस दिशा के अंदर एक नकारात्मक राजनीति दिखाई दे रही है। के लिए ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सभी बातों का जिक्र होगा। जो नेता पार्टी छोड़कर गए, आखिर उसकी क्या वजह थी? उन्होंने कहा कि हार के कारणों के साथ मैं अपनी कमियां भी रिपोर्ट में जरूर लिखूंगा। सीनियर्स को लड़ाने की बात कही थी। लोग फेस चेंज चाहते हैं और बहुत और चीज़ें भी हैं जिस पे हमको जाने की ज़रूरत है। और ये आने वाला समय और समीक्षाएं बताएंगी। जो रिपोर्ट मैं अभी दिल्ली भेजूंगा उसमें मैं सारी चीज़ों को सुस्पष्ट करके भेज रहा हूँ। उससे समझ में आ जाएगा जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो क्यों गए, कौन लोग थे, क्या हुआ। ये सारी चीज़ों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। जो मेरी कमियां हैं मैं उनको भी लिखूंगा और जो कमियां उनको दुरुस्त करने की कोशिश भी करूंगा। बीजेपी भले ही अपनी हर बात सबसे छोटी इकाई बूथ से शुरू करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों ने उसके कई नेताओं की पोल खोलकर रख दी। बीजेपी के कई नेता अपने बूथ पर ही पार्टी को नहीं जिता पाए। बीजेपी अब उनकी समीक्षा कर रही है। बीजेपी का सियासी ट्रेंड बताता है कि बीजेपी बूथ लेवल से काम शुरू करती है, फिर चाहे बूथ कमेटियों का गठन हो, पन्ना प्रमुख बनाने की बात हो या फिर बूथ पर कार्यक्रम करने की बात, अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़ सकें। बीजेपी का नारा है कि अपना बूथ सबसे मजबूत। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने उसके कई नेताओं की पोल खोल दी। बूथ मजबूत करने का भाषण देने वाले उसके कई नेता खुद अपने बूथ पर पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले राजेंद्र भंडारी अपने बूथ पर बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाए। भंडारी के पोखरी स्थित बूथ पर बीजेपी को 100 वोट मिले तो कांग्रेस को 109। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के क्वासा बूथ पर भी बीजेपी पीछे रही। यहां बीजेपी को 104 तो निर्दलीय बॉबी पवार को 110 वोट मिले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी अपना बूथ नहीं बचा पाए। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को 72 वोटों से पीछे छोड़ दिया। पुरोला विधानसभा में तो पार्टी के जिलाध्यक्ष ही अपने बूथ से पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा के बूथ से बीजेपी निर्दलीय से 138 वोट पीछे रही। देखिए, हम बूथ आधारित संगठन के कार्यकर्ता हैं और जब भी समीक्षा का आधार होगा हमारा संगठन बूथ तक पहुंचेगा, बूथ तक की संरचना करेंगे। लेकिन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस बूथ पर बीजेपी कभी जीती नहीं थी और मुझे खुशी है कि आज हम लोग नेक टू नेक पे आए हैं। कई बार देखने में आता है कि उन बूथों पर पार्टी उतनी मजबूत नहीं रह पाती, तो
उससे संभावना इसीलिए होती है कि लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, चुनाव बूथ पर होता है और हम हमेशा कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता। बीजेपी के अन्य कई विधायक और पदाधिकारी भी अपने बूथ पर फिसड्डी साबित हुए। बीजेपी की इस अंदरूनी सियासत पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। बड़ी बातें करना इनकी आदत में शुमार है, इनके डीएनए में है। इनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर के और इनके छुटभैया नेताओं तक जिस प्रकार का बड़बोलापन, जिस प्रकार का अहंकार, जिस प्रकार का घमंड, मेरा बूथ सबसे मजबूत और न जाने क्या क्या नारे देते हैं। बहरहाल बीजेपी संगठन इंटरनल तौर पर एक एक पदाधिकारी, मंत्री, विधायक का परफॉर्मेंस कार्ड बना रहा है और इसके लिए उनके बूथ परफॉर्मेंस भी खंगाली जा रही है। सूत्रों की माने तो जल्द समीक्षा मीटिंग में ऐसे नेताओं को तलब भी किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।